हेलो, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की सेक्शन 164 164। आप लॉ से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरजेएस की हो, उसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए, जेएलओ की कर रहे हो या फिर एपीओ की, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के लिए भी सेक्शन 164 सीआरपीसी की जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे काफी सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षाओं में भी इसकी प्रक्रिया पूरी पूछी जाती है और प्रारंभिक प्री के एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं काफी सारे। आज हम डिटेल में ये सेक्शन पढ़ेंगे 164 आखिर क्या है। 164 164 के बारे में आपने सुना होगा कि 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी, एक तो कन्फेशन है और एक है स्टेटमेंट। अपन को इस तरीके से ये सेक्शन पढ़नी है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको उस सेक्शन के बारे में दोबारा किसी भी बैर एक्ट को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए किसी भी सेक्शन को भी आपको हर सेक्शन को इस तरीके से पढ़नी है जिससे आपको बार बार एक्ट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। समझने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे अपन कि देखिए 164 में सवाल पूछे जा सकते हैं आजकल तो कि कितने क्लोज हैं, ये भी पूछे जा रहे हैं कितने परंतु के। देखो 164 में 6 क्लोज है। फर्स्ट क्लोज बात करता है जिसको मैं आप बता दूं कि 2, 3 और 4 ये क्लोज कन्फेशन से रिलेटेड है। जो क्लोज 1 है वो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों से रिलेटेड है, जबकि क्लोज 5 और 6 केवल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब कन्फेशन और स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, किसी भी अपराध की अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति संस्वीकृति कहलाती है। मैंने कोई अपराध किया और मैं कहता हूं कि हाँ मेरे द्वारा ये किया गया है, तो ये क्या हो गई? संस्वीकृति हो गई। तो संस्वीकृति के बारे में 164 में और 164 में है स्टेटमेंट और कथन। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कन्फेशन हमेशा जो 2, 3, 4 में इसकी क्लोज में है वो हमेशा सिर्फ एक्यूज अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगी संस्वीकृति, जबकि इसके विपरीत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट करेगा वो विक्टिम के होंगे, पीड़ित व्यक्ति के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को सम्मिलित करके इस सेक्शन को बनाया गया है, अलग अलग प्रोविजन इन्होंने नहीं दे रखा है। अब देखिए 164 का क्लोज 1 क्या कहता है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट कौन ले सकेगा, कब ले सकेगा, उसकी अधिकारिता क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो देखिए, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिर्फ 2 ही मजिस्ट्रेट इसमें बताए गए हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। ये ही कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अन्य कोई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर नहीं है। अब ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ लिखा हुआ है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है। इसका ये वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, वह कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। और महानगर मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, जो महानगर क्षेत्रों में होता है। अब कौन नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकेगा, और कोई भी पुलिस अधिकारी। इसमें परंतु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा की गई संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। तो पुलिस अधिकारी, चाहे उसे मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया हो, मजिस्ट्रेट की शक्ति उसको प्रदत्त की गई हो, फिर भी वह कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब सामान्यतः बात यह सामने आती है कि पुलिस को, न तो आपने सुनी होगी, न मैंने भी सुनी है, न आपने कभी देखा भी होगा कि किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के पावर दिए गए हैं। पर सामान्यतः क्या होता था कि अंग्रेजों के समय से ही मजिस्ट्रेटों की संख्या और जजों की संख्या कम थी, इसलिए एक थाने के किसी मैटर को दूसरे थाने के अधिकारी को भेज दिया जाता था और वह एज ए मजिस्ट्रेट की तरह उसको ट्रीट करता था। तो लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी नौबत आ जाए और किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, तो क्या वह ऐसी दशा में किसी अभियुक्त व्यक्ति का कन्फेशन या किसी विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है? तो साधारण स्पष्ट रूप से यह मना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते। आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से यही देखना है कि केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर पूछा जाए कौन से वर्ग का हो, तो भले जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों मजिस्ट्रेटों को उस मामले में
जिस मामले में जो अभियुक्त उसके समक्ष आ रहा है या जो विक्टिम उसके समक्ष आ रहा है, उस मामले को में उसकी चाहे ज्यूरिसडिक्शन अधिकारिता हो या न हो, फिर भी वह स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। इंपॉर्टेंट बात यही है, उस मामले में उसकी अधिकारिता आवश्यकता नहीं है, उसकी अधिकारिता हो या न हो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़े रेयर मामले होते हैं कि स्टेटमेंट हमेशा पीड़ित महिलाओं के प्रति, जो अगर पीड़ित है उसका किया जा सकता है। तो जितना जल्दी पुलिस को जैसे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, वह तुरंत है वो नजदीक जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष ले जाते हैं, या उसको चाहे उसको इस मामले की अधिकारिता हो या न हो। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले की उसे अधिकारिता हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात क्लोज 1 में कह रहा है। और एक कह रहा है कि कब कोई भी मजिस्ट्रेट कब कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि देखो, हमेशा कन्फेशन और स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान, आपको पता है अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान ही कन्फेशन और इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अन्वेषण के पश्चात किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि क्या स्टार्ट नहीं हुई, मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई हो और ट्रायल। हालांकि इंक्वायरी और ट्रायल ये स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अगर जांच और विचारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ऐसी प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात किसी भी दशा में संस्वीकृति और 164 के बयानों को अभिलिखित नहीं किया जा सकता। तो इसका कब किया जा सकता है? तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है कि कब किया जा सकता है, अन्वेषण के दौरान। अब चाहे उसे अधिकारिता हो या न हो, कौन नहीं कर सकता? पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, चाहे उसे मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई हो या नहीं हो। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। एग्जाम में ऑप्शन में अगर आपको सेशन जज भी आए तो भी वो नहीं कर सकता। आपको सिर्फ मजिस्ट्रेट पर ध्यान देना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, और महानगर मजिस्ट्रेट। तो क्लोज 1 तो कह रहा है कि कौन करेगा, कब करेगा, किन दशाओं में कर सकता है, उसकी अधिकारिता के बारे में। और अधिकारिता इसको बिल्कुल नकार दिया गया है, चाहे उसे उस मामले की सुनने की या विचारण को सुपुर्द करने की या किसी और स्वयं को सुनने की अधिकारिता हो या संज्ञान लेने की अधिकारिता हो या न हो, ऐसी अधिकारिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मामले में उसकी अधिकारिता नगण्य है, हो या न हो, लेकिन कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब सेकंड, क्लोज सेकंड कहता है कि जो अभियुक्त, जिसकी, देखिए मैं आपने पहले ही बता दिया था कि एक जो है वो स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों के लिए है क्लोज, लेकिन दो क्लोज सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सिर्फ कन्फेशन से रिलेटेड है। तो दो ये कहता है कि जब भी कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध के बारे में संस्वीकृति करने के लिए आता है, कन्फेशन करने के लिए आता है, तो मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है और यह अनिवार्य दायित्व है कि वह उसे क्या दे, वार्निंग दे। किस बात की वार्निंग दे? सेकंड क्लोज वार्निंग से रिलेटेड है। उसको चेतावनी देनी पड़ेगी उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष अभियुक्त कन्फेशन करने आया है। मजिस्ट्रेट को यह उस अभियुक्त से कहना पड़ेगा कि आप इस संस्वीकृति को करने के लिए आबद्ध नहीं हो, और फिर भी अगर चेतावनी के बाद भी अगर आप इस अपराध के किए जाने की संस्वीकृति करते हो तो मैं क्या आपको दंडित कर सकता हूं, और ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। ये उसको, और ये चेतावनी देने के बाद फिर ही वो अभिलिखित करेगा कन्फेशन, पहले नहीं। ये आवश्यक तत्व है चेतावनी दिया जाना। और उसके बाद भी मजिस्ट्रेट यह खुद पर विश्वास यह करेगा कि जो अभियुक्त व्यक्ति मेरे समक्ष आकर कन्फेशन करना है, क्या वह अपने स्वेच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह उसका विश्वास होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा जो संस्वीकृति की जा रही है वो स्वैच्छिक संस्वीकृति है। अब वार्निंग दिया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। संस्वीकृति में आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा कि पुलिस के द्वारा की गई संस्वीकृति क्या है, मान्य नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में की गई हुई संस्वीकृति जब तक कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं हो, क्या है, नहीं मानी जाएगी। तो यह है कि मजिस्ट्रेट को, इस सेकंड क्लोज का उद्देश्य यही है कि मजिस्ट्रेट को इस बात का पता लगाना है कि क्या जो अभियुक्त व्यक्ति उसके समक्ष आकर उस अपराध के बारे में जिसका वह अभियुक्त है उसकी संस्वीकृति कर रहा है, क्या वह संस्वीकृति की किसी दबाव, प्रलोभन, धमकी के दबाव में आकर तो नहीं कर रहा। इस बात से खुद को उस मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना पड़ता है, और उसको संतुष्ट होने के लिए
मजिस्ट्रेट ये प्रक्रिया अपनाता है कि उस अभियुक्त को इस बात की वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि आपको इस संस्वीकृति को करने के लिए आपबद्ध नहीं है, और फिर भी यदि आप इसके बावजूद भी अगर ये इस अपराध की संस्वीकृति करते हैं तो ये आपके साक्ष्य के रूप में उपयोग में ली जाएगी आपके विरुद्ध। ये है सेकंड क्लोज, ये हो गया। अब क्लोज थर्ड में क्या आता है कि मजिस्ट्रेट ने सेकंड में जैसे ही वार्निंग दी, अब अभियुक्त थोड़ा घबरा गया। अभियुक्त को लगता है कि नहीं, अब मुझे संस्वीकृति नहीं करनी है, या फिर मान लो वो धमकी में आया हुआ हो कि तुझे करनी पड़ेगी, और वहां जाके मजिस्ट्रेट की ऐसी बातें सुनकर कि नहीं, मजिस्ट्रेट कह रहा है कि तुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, दंडित किया जाएगा, हो सकता है कि संस्वीकृति के आधार पर तुझे दोषित किया जाए, और वह अपना मूड बदल देता है। और मूड बदलने के बाद वह यह तय करता है कि मुझे संस्वीकृति नहीं करनी, कोई कन्फेशन नहीं करनी। तो ऐसी दशा में यह मजिस्ट्रेट के लिए प्रक्रिया है कि अगर कोई अभियुक्त जो संस्वीकृति करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुआ है और वह अगर मना कर देता है कि मुझे संस्वीकृति नहीं करनी, तो मजिस्ट्रेट केवल इस बात के लिए कि वो संस्वीकृति करने के लिए आया था और अब संस्वीकृति नहीं कर रहा है, केवल इसी बात के लिए उसको पुलिस कस्टडी में निरोध नहीं करेगा, निरोध के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। यह आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अभियुक्त व्यक्ति अगर आ जाता है संस्वीकृति करने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष और फिर अपना मूड बदल के मना कर देता है, तो उस मजिस्ट्रेट केवल इस बात के लिए कि वो मना कर रहा है उसको पुलिस अभिरक्षा में निरोध नहीं किया जा सकता। केवल इसी बात के लिए पुलिस अभिरक्षा में निरोध किया जा सकता है अगर उस स्टेज पर अगर पुलिस का उसका आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये तय करता है, ये डिमांड करता है कि साहब इसको 2 दिन की अभिरक्षा दी जाए, पुलिस कस्टडी, हमें इससे ज्यादा कुछ पूछताछ करनी है, उस बात के लिए पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। लेकिन इस बात के लिए नहीं दी जा सकती कि क्योंकि वो संस्वीकृति करने आया था और फिर बाद में वह संस्वीकृति नहीं कर रहा है, केवल इस कारण के लिए इसको पुलिस अभिरक्षा में निरोध नहीं किया जा सकता। ये क्लोज थर्ड कह रहा है। अब है क्लोज 4। क्लोज 4 में इसका बैनर दिया गया है कि संस्वीकृति को अभिलिखित कैसे किया जाएगा। तो आपने सीआरपीसी की सेक्शन 281 पढ़ी होगी। 281 में लिखा हुआ है कि अभियुक्त व्यक्ति का जो एक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन किस प्रकार से एग्जामिनेशन किया जाएगा, अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा कैसे लिखित की जाएगी। तो 281 में ये लिखा हुआ है, आपको याद होगा, पढ़ा हुआ होगा तो आपने, कि अगर महानगर मजिस्ट्रेट है तो जो अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा किस प्रकार की जाएगी, उसके सारांश जो भी वो बोलता है उसका ज्ञापन अभिलिखित किया जाएगा, एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर सेकंड क्लोज में ये भी लिखा हुआ है कि अगर महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट या फिर कोई जज है, सेशन जज या एडीजे वगैरह जो भी है, अगर वह अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अभिलिखित कर रहे हैं तो वो उससे प्रश्न पूछ जा सकता है और उनके दिए गए उत्तरों के आधार पर अभिलिखित कर सकता है। स्वयं करेगा, पीठासीन अधिकारी स्वयं करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, या फिर स्वयं न कर सकने के लिए है तो वो ऐसा प्रमाण पत्र लिख के किसी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा भी करवा सकता है। 3 में यह भी है कि जहां तक हो सके जो भी अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी वो उसको जो अभियुक्त जिस भाषा में कर रहा है उसी भाषा में, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो न्यायालय की भाषा में किया जाएगा। ये जो तो सेक्शन 164 के संस्वीकृति के लिए 164 का 4 ये कहता है कि जो तरीका होगा वो 281 का अपनाया जाएगा अभिलिखित करने का। कौन सा? 281 का, सीआरपीसी का 281 का अपनाया जाएगा। अब आगे इसके बाद इसमें ज्ञापन की चीज आती है, मेमोरेंडम, कि अगर मान लो वह 3 में नहीं मुकर कर 4 में अगर वह, ये नौबत तब आती है जब अभियुक्त उसके समक्ष जो संस्वीकृति करने आया है वह संस्वीकृति कर लेता है, तो उस मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई है वह इस बात का ज्ञापन लिखेगा कि मैंने इस अभियुक्त व्यक्ति जैसे क ख जो भी है उस अभियुक्त को इस बात की चेतावनी दी गई थी या समझा दिया गया था कि वह इस संस्वीकृति को करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि फिर भी वह संस्वीकृति करता है तो इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में ली जाएगी। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त जो भी संस्वीकृति कर रहा है वह स्वैच्छिक संस्वीकृति है, और मैंने खुद ने इस बात की सुनी है, मेरी उपस्थिति में की गई है और मेरे द्वारा लिखी गई है, और इसका क्या सिग्नेचर खुद का मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षरित होगा और अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भी वो ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा। और ध्यान रखना, लेकिन इसमें 2, 3, 4 में आपको बता दूं, जब भी कन्फेशन संस्वीकृति की जाएगी, कन्फेशन की जो अभिलिखित रिकॉर्ड लिया जाएगा उसमें अभियुक्त व्यक्ति से शपथ पर बयान नहीं लिया जाएगा, शपथ नहीं दिलवाई जाएगी, ये ध्यान रखना है। उसको शपथ नहीं दिलवाएगी। शपथ क्यों नहीं दिलवाई जाएगी? आपने ये 313 सीआरपीसी की सेक्शन 313 में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा होगी है तब उससे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। लेकिन अगर वही अभियुक्त एज ए विटनेस आता है तब उसे शपथ दिलाई जा सकती है। इसको पढ़ने के लिए आप 315 में जा सकते हैं सीआरपीसी की सेक्शन।
315 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब वह एज ए साक्षी के तौर पर कोर्ट में आता है, स्वयं साक्षी के तौर पर, तब उससे शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन अभियुक्त व्यक्ति की जब मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा रही हो तो यह एक प्रकार की मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा है, और इस प्रकार की अगर परीक्षा की जा रही है तो उससे कोई शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। तो ये तो था कन्फेशन से रिलेटेड 164 का। अब बात आता है 164 के स्टेटमेंट। देखो 164 के बयान आपने सुना होगा कि 164 के उसके महिला के बयान हो गए। तो 164 क्या है? 164 के बयान देखो, जो 164 कन्फेशन पूरी हो गई, वो अपराध की संस्वीकृति थी। 5 और 6 क्लोज है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। ये विक्टिम द्वारा की गई थी, जबकि ये विक्टिम द्वारा किया जा रहा है स्टेटमेंट। 5 और 6, इसमें 5 ए भी है। तो 5 में तो ये है कि जब कोई महिला विक्टिम है, जो अपराध सुन, इसमें जो अपराध लिखे हुए 5 ए में, कि अगर किसी महिला पीड़िता के साथ में 300 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 354 ए बी सी डी या फिर 376 की जितनी भी सेक्शन हैं, या फिर 509 से रिलेटेड अगर महिला से संबंधित अगर कोई अपराध होता है, तो फिर वो यहां पर क्या करेगा? वो कथन अभिलिखित करेगा। लेकिन वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अधिकारिता हो या न हो, कब करेगा? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करेगा। और कब करेगा? कब नहीं कर सकता? इंक्वायरी और ट्रायल के विचारण के शुरू होने के बाद नहीं कर सकता। अब ये करेगा। अब ये क्या होता है कि जैसे ही पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने के अंदर किसी मामले को लेकर एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और उस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब उस आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चलता है कि ये किसी महिला के विरुद्ध किया गया अपराध है और इन धाराओं में आता है, जो मैंने धाराएं अभी बताई है इन धाराओं में आता है, तो फिर वह पुलिस अधिकारी नजदीकी जो भी मजिस्ट्रेट होगा, चाहे उसे अधिकारिता हो या न हो, उसके पास उस महिला को लेकर जाएगा और उस महिला के उस अपराध द्वारा किए गए स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा, और वह मजिस्ट्रेट ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। तो अपराध कौन कौन से हो गए? सेक्शन 5 यही, क्लोज 5, 164 का क्लोज 5 यही बात कह रहा है। और फिर इसके इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एविडेंस एक्ट में एक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं होती है। ये क्या होता है कि सामान्यतः जब कोई भी, देखो वैसे 161 में पुलिस क्या करता है, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के या किसी साक्षी के जो विटनेस है या फिर पीड़िता है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। फिर ट्रायल के दौरान क्या है कि वह सारी जो पुलिंदा है 173 में सारी रिपोर्ट कहां जाती है? मजिस्ट्रेट के पास जाती है, कोर्ट में जाती है, और कोर्ट में जब 161 के जो उसने बयान दे रखे हैं उसकी मुख्य परीक्षा की जाती है, और मुख्य परीक्षा किए जाने के बाद प्रतिपक्षी पक्ष द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, उसकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 164 में का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसी मजिस्ट्रेट ने किया है, तो वह स्वतः अपने आप में एक मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा है। जब ये 164 के बयान कोर्ट में जाते हैं ट्रायल के दौरान, तब अगर यदि किसी महिला के जो उसने बयान जो पूर्व में दिए थे 164 के, वो मुख्य परीक्षा मानी जाएगी, और प्रतिपक्षी को यह अधिकार मिल जाता है कि उसी स्टेटमेंट पर वो क्या कर सकेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा। फिर यह आवश्यकता नहीं है कि वापस से उस महिला से वापस कोर्ट में बयान दिलवाए जाए कि उसने 164 में पहले उस वक्त बयानों में क्या कहा था, वो आवश्यक नहीं है। और इस प्रकार के बयान अभिलिखित नहीं किए जाएंगे कोर्ट में मुख्य परीक्षा के लिए। वो मुख्य परीक्षा, ये कथन जो 164 में किया गया था, वो स्वतः अपने आप में मुख्य परीक्षा है, और प्रतिपक्षी को यह अधिकार हो जाता है कि क्योंकि देखो, चूंकि सीधी सी बात है कि 161 है वो पुलिस द्वारा की जा रही है, और पुलिस द्वारा किए गए, आपने भी देखा होगा पुलिस के समक्ष की गई चाहे संस्वीकृति हो या जो कोई भी किसी भी प्रकार का दिया गया स्टेटमेंट है, वो कोई वक्त नहीं रखता। न्यायालय में उसको ठुकराया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है। 164 में आपको बता दूं, मेन इसकी सेक्शन का जो जड़ है वो इसका संपुष्टि की जा सकती है इसकी, और इसका खंडन भी किए जाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह सारवान साक्ष्य नहीं है, संपोषक साक्ष्य है, संपुष्टि की जा सकती है। तो यह है कि उसकी मुख्य परीक्षा 164 के बयान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना कन्फेशन अलग है। जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे वो मुख्य परीक्षा होगी, और उसके आधार पर उस प्रतिपक्षी को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उसी कथन की है वो प्रतिपरीक्षा करे। फिर उसके बाद अगर मान लो 164 के स्टेटमेंट जब भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर पीड़िता अगर निशक्त है, विकलांग, या फिर सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, तो ऐसी दशा में
पूरे प्रोविजन में सीआरपीसी में ये है कि जब वो कोई व्यक्ति ऐसा कैपेबल नहीं है अपने बात को कहने के लिए या उसको समझा नहीं पा रही है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रांसलेटर या फिर दुभाषिया लाया जाएगा। हो सकता है विशेष प्रबोधक भी जरूरत पड़े तो उसकी भी सहायता ली जा सकती है, तो उसकी सहायता ली जा सकेगी। और अगर ऐसी दशाएं आवश्यक हो जाती है तो उसकी वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। तो ये प्रोविजन सब में है। इसके बाद में इसका जो 6 क्लोज है, क्लोज 6 क्या कहता है कि 164 का क्लोज 6 ये कहता है कि जब सारा 164 के स्टेटमेंट जो 5 में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं किसी महिला के उस अपराध के विरुद्ध की गई बातों को वो मजिस्ट्रेट को कहती है कि मेरे द्वारा किस प्रकार से अपराध किया गया, वो 164 के बयान जब अभिलिखित किए जाते हैं तो जिस मजिस्ट्रेट ने अगर उसकी अधिकारिता नहीं थी और उसने उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है तो वह उसको सील बंद लिफाफे में उस स्टेटमेंट को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजे कि जिसे इस मामलों को सुनने की अधिकारिता है, संज्ञान लेने की अधिकारिता है, या वह मजिस्ट्रेट उस मामले को सुन रहा है उसके पास इस मामले को 164 के उस रिकॉर्ड को है वो सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा। यह थी सेक्शन 164। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के तौर पर तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीटेशन में आपको बता देता हूं कि इसमें इसको सीधी सी साधारण भाषा में किस प्रकार से आपको समझना है। किसी भी सेक्शन को रटने और याद करने की बजाय यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको समझ लो। अगर एक भी सेक्शन आपको उसके सारे प्रोविजन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो पूरी सेक्शन आपको बाद में परेशानी पैदा करती है, बार बार बैरेक्ट देखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक बार भी अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको किसी भी बैरेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 164 में आपको मैं बता दूं 6 क्लोज है। पहले में तो बता रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट ही संस्वीकृति और कथन को लिखने के लिए यही लिखेंगे। और इसके बाद की मैं बात करूं कि चाहे उस इन दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास या फिर महानगर मजिस्ट्रेट हो, इनको अधिकारिता हो या ना हो, फिर भी ये ऐसे कथन या संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकते हैं। और पुलिस अधिकारी चाहे मजिस्ट्रेट की शक्ति उसको प्रदत्त की गई हो वो नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नहीं कर सकता। कब कर सकता है तो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान, जब पुलिस अनुसंधान कर रही है उसके दौरान, अन्वेषण के दौरान किया जा सकता है। अगर ट्रायल विचारण शुरू हो गया है या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद है कि अधिवक्ता की उपस्थिति भी, अगर अधिवक्ता अगर मान लो कोई इन दोनों में से कोई ऐसा है जिसका अधिवक्ता उपस्थित होने की क्रिया तो उसकी मांग की जा सकती है तो अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। मैं पहले बताना भूल गया था, लेकिन ये ध्यान रखना कि पोक्सो एक्ट जब भी पढ़ोगे तो अगर 164 के बयान लिखे जा रहे हैं तब अधिवक्ता की उपस्थिति को वहां नकार दिया गया है। वहां अधिवक्ता को अंदर जब भी 164 के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सामान्यतः अगर अपराध में अगर कन्फेशन और स्टेटमेंट हो रहे हैं पोक्सो से अलग तो फिर अधिवक्ता वहां पर उपस्थित हो सकता है। फिर 102 क्लोज था। सेकंड क्लोज में वो वार्निंग दे रहा है, मजिस्ट्रेट को वार्निंग दिया जाना आवश्यक है। और थर्ड में कह रहा है कि जब भी वार्निंग अगर दी है और वार्निंग के बाद अगर अभियुक्त का मूड बदल जाता है तो उसको पुलिस अभिरक्षा में निरोध में भेजेगा नहीं, उसको प्राधिकृत नहीं करेगा। थर्ड में कह रहा है कि मेमोरेंडम लिखेगा, फोर्थ में कह रहा है कि मेमोरेंडम लिखेगा, एक ज्ञापन लिखेगा कि मैंने इसे समझा दिया गया था और सारा वृत्तांत है वो नीचे लिखेगा उसका। और जो उसकी मैनर जो तरीका होगा अभिलिखित वो सीआरपीसी की सेक्शन 281 के अनुसार उसको फॉलो किया जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है 5, ये आ गई बात स्टेटमेंट की। 5 और 6 बात स्टेटमेंट, दोनों क्लोज स्टेटमेंट से रिलेटेड है। 5 में स्टेटमेंट में ये किया जा रहा है कि भाई जो भी जब भी बयान अभिलिखित किया जाएगा यहां पर शपथ दिलवाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब भी अगर यहां जो उसका किया जा रहा है सेकंड में, अब जब उसको कन्फेशन अभिलिखित की जा रही है, संस्वीकृति अभिलिखित की जा रही है किसी अभियुक्त की, वहां पर शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। और जबकि ये स्टेटमेंट के दौरान है उसको शपथ दिलवाई जाएगी। कौन कौन से अपराध हैं तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं, मतलब 354, 376 के सारे अपराध और 509। और कब किए जाए कि जैसे ही पुलिस को उस ऐसे अपराध के किए जाने की क्या मिलती है, सूचना मिलती है, वो तुरंत ही नजदीकी जो भी मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और जहां तक जरूरत हो विशेष प्रबोधक और द्विभाषी की सहायता ली जाएगी। और फिर बाद में सीलबंद लिफाफे में 6 क्लोज में ये लिखा हुआ है कि जो भी उसके लिए सुनने के लिए जो प्राधिकृत मजिस्ट्रेट है जिसको अधिकारिता है उसके पास है वो 164 के स्टेटमेंट है वो भेज दिए जाएंगे। ये थी आज की सेक्शन 164। धन्यवाद।